एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे और मैं हूँ शिवानी सिंह बघेल। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी पोइट्री का छठा चैप्टर जनतंत्र का जन्म पढ़ेंगे, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है। तो हर बार की तरह हम लोग सबसे पहले कवि परिचय पढ़ेंगे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया गांव बेगूसराय जिला बिहार में हुआ था और निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। उनकी मां का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। उनके द्वारा कुछ कृतियां लिखी हुई हैं जिनका नाम है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम आदि। ये सब जो है वो काव्य कृतियां हैं। एवं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शब्द शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि ये सब गद्य कृतियां हैं दिनकर जी के द्वारा रचा हुआ। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये याद रखना है। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वे राज्यसभा के सांसद भी रह चुके थे। राष्ट्रकवि दिनकर की प्रस्तुत कविता जो है जनतंत्र का जन्म, ये आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। सदियों की देसी विदेशी पराधीनताओं के बाद, मतलब जो सदियों तक का जो गुलामी था, उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई और भारत में जनतंत्र का शासन हुआ, जनता के हाथ में शासन हुआ सदियों की गुलामी के बाद। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है। मतलब कि राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि एक नया भारत प्रस्तुत करते हैं। जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता में ऐतिहासिक महत्व यही है कि जनता ही स्वयं सिंहासन पर आने वाली है, आ रही है। तो हम लोग अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। अब अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। कवि कह रहे हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। सदियों मतलब सैकड़ों, सुगबुगाना मतलब जागना। कवि दिनकर जी लोकतांत्रिक शक्ति के विषय में विचार कर रहे हैं। लोकतांत्रिक शक्ति यानी कि लोगों का जो शासन होता है उसके बारे में विचार करते हुए कह रहे हैं कि सैकड़ों वर्षों से जो ठंडी बुझी राख थी वह अचानक सुगबुगा उठी है। मतलब सैकड़ों वर्षों तक जो गुलामी थी वो अचानक सुगबुगा उठी है। कहने का मतलब है कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति पाते ही जनतंत्र की स्थापना से जनता में एक नया जोश आ गया है। उस टाइम तो वो लोग गुलाम थे, लेकिन आजादी के बाद जनता में एक नया जोश आ गया है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यहाँ इठलाना मतलब गर्व महसूस करना होगा। मिट्टी जो है, यहाँ की मिट्टी, भारत की मिट्टी जो है अपने आप पर गर्व कर रही है, अपने आप पर मतलब गर्व कर रही है कि हम लोग आज़ाद हो गए। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। घर घर मतलब होता है कर्कश और नाद मतलब आवाज। ये कवि अंग्रेजों से कह रहे हैं कि जनता की कर्कश आवाज को सुनो और तुम सिंहासन को खाली करो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और तुम सिंहासन को खाली करो कि जनता आ रही है। इस पे तुम्हारा हक नहीं, अब जनता का हक है, अब जनता का शासन है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इस सिंहासन पर देश की जनता ही बैठेगी। आगे कवि कहते हैं कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही जनता जो मिट्टी की अबोध मूर्ति हैं। अबोध मतलब भोला भाला, मतलब अबोध मतलब भोला भाला, एकदम उनको मार दिया जाए, पीट दिया जाए, कुछ नहीं बोलेंगे। मूर्ति मतलब जनता, यहाँ पे मूर्ति जनता को कहा गया है। और कसक जो है यहाँ पे जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। कसक मतलब पीड़ा, दर्द। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। कवि कहते हैं कि भारत की जनता पर बहुत शोषण हुआ है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया है कि वो अबोध मूर्ति हैं। कवि कहते हैं कि जनता तो वही है जो लाख कष्ट सहने के बावजूद भी सत्ताधारी के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाना नहीं जानती है।
वह तो मिट्टी की मूरत जैसी है, मूर्ति के समान है। जिस तरह से मिट्टी की मूरत पर कितना भी शोषण कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, पीट दिया जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये जनता भी एकदम मूर्ति के समान है, मिट्टी की मूरत जैसी है। उनको मार देते थे लोग, बहुत शोषण करते थे, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ बोलते नहीं थे। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जाड़ा पाला सब शोषण सहने वाली वही जनता, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे। सांप हो चूस रहे का मतलब सुई जैसा दर्द, सुई को जैसे जब सुई लगता है हाथ पैर में तो बहुत दर्द होता है, तो वही सुई चुभने वाली पीड़ा। तो कवि कह रहे हैं कि भारत की जनता पर सदियों से अत्याचार हो रहा है और भारत की जनता सदियों से अत्याचार सहन कर रही है। मतलब उन पे अत्याचार हो रहा है लेकिन वो सहन कर रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं। तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कवि कहते हैं कि भारत की जनता पर इतना शोषण हो रहा है, फिर भी भारत की जनता कुछ नहीं बोल रही है। तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। वो लोग जनता कुछ नहीं बोल रहे हैं, सत्ताधारी के विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहे हैं, उन पे कितना शोषण हो रहा है, बस वो शोषण को सहते जा रहे हैं। में कवि कहते हैं कि जनता हाँ लंबी बढ़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। कवि कहते हैं कि जनता जो है वो बहुत बड़ी वेदना सहती है, बहुत शोषण सहती है। वही जनता जिस पर शोषण किया जाता है और चुपचाप सह लेती है, कुछ आवाज नहीं उठाती, कुछ कहती नहीं है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। लेकिन अब जनमत यानी कि जनता का सरकार आ गया है। पहले तो ठीक था, शोषण किया जाता था, चुपचाप रहते थे, लेकिन अब जनमत यानी कि जनता का सरकार आ गया है। जनता अब जाग चुके हैं, अपने अधिकारों को जान चुके हैं। अब इन पर अत्याचार नहीं होगा क्योंकि अब जनता का ही राज चलेगा। है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। ये एक प्रश्न बहुत रहस्यमय है कि फिर जनता ऐसे लोगों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है जिन्होंने इन पर इतना शोषण किया, जिन्होंने इन पर इतना अत्याचार किया। जनता ऐसे लोगों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह प्रश्न बहुत रहस्यपूर्ण है। यह भी रहस्यपूर्ण है। कवि कहते हैं कि अब तो जनता आज़ाद हो गई, जनता के पास अब शासन हो गया, अब ऐसे लोगों के साथ वह कैसा बर्ताव करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यह प्रश्न बहुत गूढ़ है, यह प्रश्न बहुत रहस्यमय है। कहते हैं कि लेकिन होता भूडोल भवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। भूडोल मतलब भूकंप, भू डोलना, भू का कांपना, भूकंप, और बवंडर मतलब होता है तूफान, और कोपाकुल मतलब होता है क्रोध से बेचैन, भ्रिकुटी मतलब भौं। आगे कवि कहते हैं कि जब भूमि कांपने लगती है, बवंडर उठने लगते हैं, जब जनता क्रोध से बेचैन होकर भौं चढ़ाती है, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, जनता जब क्रोध से बेचैन होकर भौं चढ़ाती है। कहने का मतलब है कि जब शासन के विरुद्ध जनता का क्रोध फूटता है तब शासक की नींव हिल जाती है, शासन की नींव हिल जाती है। भयानक स्थिति उस समय उत्पन्न हो जाती है जिसे संभालना सरकार के लिए भी कठिन हो जाता है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसलिए कवि देश के सत्ताधारियों को, अंग्रेजों को सचेत करते हुए कहते हैं कि जनतंत्र का उदय अब हो गया है, इसलिए सिंहासन को खाली करो, जनता आ रही है, इस पर अब जनता का अधिकार है, अब तुम लोगों को जाना पड़ेगा। आगे कवि कहते हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। हुंकार मतलब गर्जना, तेज आवाज को हुंकार बोलते हैं। महलों की नींव उखड़ जाती है। कवि कहते हैं कि संगठित जनता, जब जनता एक संगठन बनाकर एकजुट होकर जब सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाती है तो महान से महान शासक की सत्ता समाप्त हो जाती है, उनके महलों की नींव उखड़ जाती है, उनके शासन की नींव उखड़ जाती है जब जनता एकजुट हो जाती है। इस भयंकर वातावरण से सिंहासन हिल जाता है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। इस भयंकर वातावरण से उनका जो सिंहासन है वो हिल जाता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। आगे कवि कह रहे हैं कि जब संगठित जनता अपने पथ पर चलती है तो समय में भी इतना ताव नहीं है कि उनके राह को रोक सके। जनता के इस विकराल विरोध का सामना करने की शक्ति किसी में नहीं है, समय में भी नहीं है।
वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। ऐसे परिवेश में, ऐसी स्थिति में समय की धारा जनता के अनुसार बनती अथवा बदलती है। जिधर जनता मुड़ती है उधर ही काल मुड़ता है। कवि कहते हैं कि अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। अब्दों मतलब वर्षों, शताब्दियों मतलब सैकड़ों वर्ष, और सहस्त्राब्द मतलब हजार वर्ष। कवि कहते हैं कि जो सैकड़ों हजारों वर्षों से भारत पर गुलामी किया जा रहा है, अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, जो सैकड़ों हजारों वर्षों से भारत पर गुलामी किया जा रहा है, जो भारत को इतने वर्षों से गुलाम किया गया है, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। वह समय बीत गया, वह गुलामी का समय अब बीत गया है, वह शोषण सहने का समय अब बीत गया है। गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। गवाक्ष मतलब होता है खिड़की। तो कवि कह रहे हैं कि अब जो है वो खिड़की से स्वतंत्रता की प्रकाश आने लगी है। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। वक्ष मतलब होता है कलेजा। वही कवि कह रहे हैं कि जनता का स्वप्न विजयी हो गए हैं। अब जनता अंधकार यानी कि सदियों की गुलामी का कलेजा चिरकर उमड़ते हुए आ रही है। सिंहासन खाली करो, इस पर अब जनता ही बैठेगी। आगे कवि कहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। तय करो नहीं, यहाँ पे तैयार करो होगा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। कवि कहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र, सबसे बड़ा जनतंत्र भारत का है। वही कवि कह रहे हैं कि सबसे विराट जनतंत्र यहाँ आ पहुंचा है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। जिस समय यह कविता लिखा गया उस समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। तो वही कवि कह रहे हैं कि 33 करोड़ जनता के लिए सिंहासन तैयार रखो, तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, क्योंकि आज अभिषेक राजा का नहीं होगा, भारत के प्रजा का होगा, भारत के जनता का होगा। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। और कवि कहते हैं कि 33 करोड़ जनता के सर पे मुकुट रखा जाएगा और अंग्रेजों को कहा जा रहा है कि सिंहासन खाली करके तुम्हें जाना होगा, क्योंकि अब 33 करोड़ जनता ही इस भूमि पर राज करेगी। तुम अंग्रेजों को यहाँ से जाना होगा। कवि कहते हैं कि आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिलेंगे गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। कवि कह रहे हैं कि तुम आरती लिए किसे ढूंढते हो मूर्ख, मंदिरों और राजप्रसाद और तहखानों में। मंदिरों राजप्रसादों और तहखानों में देवता नहीं मिलते, देवता तो कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे होंगे, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता तो कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे होंगे। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, देवता तो खेतों खलिहानों में मिलेंगे जो कार्य कर रहे होंगे। कवि यहाँ पे भारत की जनता को देवता बताते हुए कह रहे हैं कि जो भारत के विकास में दिन रात लगे रहते हैं, उनके लिए कवि कह रहे हैं कि वही असली देवता हैं, जो दिन रात अपना खून पसीना बहाकर इस देश का आर्थिक मदद करते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धुसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। कवि कह रहे हैं कि जो किसान और मजदूर लोग होते हैं वो फावड़े और हल लेकर दिन रात पसीना बहाकर देश के आर्थिक विकास में सहयोग करते हैं। घुसरता सोने के श्रृंगार सजाती है, जिसके परिश्रम के बल पर शासक महलों का आनंद लेते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जो शासन है वो शासन चलाने का अधिकार वैसे लोगों को देने की सलाह देता है जो स्वयं गर्मी, वर्षा तथा सर्दी का कष्ट सहकर, खुद आधा पेट खाकर, खेतों खलिहानों में पसीना बहाकर दूसरों का महल तैयार करते हैं, स्वयं टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। उन्हें शासन करने का अधिकार होना चाहिए, ना कि खानदानी लोगों को होना चाहिए। उन्हें शासन करने का अधिकार होना चाहिए, जो कि दिन रात पसीना बहा रहे हैं, फावड़े और हल लेकर देश की आर्थिक मदद कर रहे हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि कह रहे हैं कि इस जनता जो है वो कर्कश क्रांतिकारी आवाज को सुनो, जनता के कर्कश और क्रांतिकारी आवाज को सुनो और सिंहासन खाली करो, क्योंकि अब जनता इस सिंहासन पर बैठने वाली है। जनता ही अब इस सिंहासन पर बैठेगी, तुम लोगों को जाना होगा।
आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।